हेलो दोस्तों, नहर्स वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम प्रिजनर ऑफ वॉर मूवी पर एक्सप्लेनेशन करेंगे। ये 2025 में रिलीज हुई थी। तो और देर न करते हुए चलिए सीधे वीडियो की ओर बढ़ते हैं। कहानी की शुरुआत 1944 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान होती है। एक ब्रिटिश सैनिक जापानी हवाई अड्डे को नष्ट करके वापस लौट रहा था। हालांकि जापानी सैनिकों ने उसके विमान पर हमला करके उसे नष्ट कर दिया, जिससे उसे विमान छोड़कर भागने पर मजबूर होना पड़ा। जहां उसका विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ, वो उसके देश का क्षेत्र नहीं था, बल्कि जापानियों के नियंत्रण में था। अगली सुबह जब कुछ दुश्मन उसकी ओर बढ़ रहे थे, तब उसे इस बात का पता चला। इससे पहले कि वे उसे पकड़ पाते, वो छिप गया और उनमें से कुछ को मार गिराया। हालांकि संख्या में कम होने के कारण अंततः उसने आत्मसमर्पण कर दिया, अन्यथा वो अपनी जान गंवा देता। जब उसे जेल शिविर यानी प्रिजन कैंप में लाया गया, तो उसने पाया कि वो वहां अकेला नहीं है, बल्कि उसके देश के कुछ और सैनिक भी हैं जिन्होंने अपने राष्ट्र के लिए अपनी जान जोखिम में डाली थी। अंत में उसे केवल गिरफ्तार किया गया था, जो नर्क से भी बदतर था। जब जापानी सेनापति लीटो को बुलाया गया, तो उसने जेम्स को देखा और कहा, हमारे पास पहले से ही बहुत सारे कैदी हैं, उसके लिए अब कोई जगह नहीं है, इसलिए उसे ले जाओ और मृत्युदंड दे दो। उसके आदेश का पालन करते हुए प्रमुख अपने कुछ गार्डों के साथ उसे शांतिपूर्वक मारने के लिए जंगल में ले गया। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी तलवार चला पाता, जेम्स ने उसका सिर कलम कर दिया और भाग निकला। उसे एक प्राचीन विमान दिखाई दिया जिसे छिपाकर रखा गया था। हालांकि वे अभी भी उसका पीछा कर रहे थे, इसलिए वो उनसे ज्यादा देर तक बच नहीं सका। उसने अपनी गति बढ़ाई, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया कि कब उसका पैर एक फंदे में फंस गया, जिसके कारण वो फिर से उनके चंगुल में आ गया। जब उसे सेनापति के पास वापस लाया गया, तो उसने उसकी ओर देखा और पूछा, ये अभी भी जीवित कैसे है? उसके साथियों ने कहा, उसने भागने की कोशिश की और सेनापति को मार डाला। ये सुनकर सेनापति ने उसका बैज छीन लिया और कहा, आज रात अपने जीवन का जश्न मनाओ, क्योंकि कल का सूरज तुम्हारी पीड़ा का प्रतीक होगा। इसके बाद एक सैनिक ने पूछा कि तुमने उसे क्यों नहीं मारा, तो उसने उत्तर दिया कि मुझे उसकी आंखों में मौत का डर नहीं दिखा, इसलिए उसे इतनी आसान मौत देना ठीक नहीं होगा। उसे जितना संभव हो प्रताड़ित करो, और जब वो खुद कहे कि अब मुझे मौत दे दो, तब उसे मारना सही होगा। अब जब जेम्स उस कैंप में गया, तो वहां मौजूद कैदियों ने उससे बात करने की कोशिश की, जो विभिन्न देशों के थे और वहां बंदी थे। रॉनी नाम का एक कैदी जो अमेरिकी था, उसने कहा कि भले ही वे जेल में दुश्मन हों, लेकिन यहाँ भी वे सेना का अनुशासन बनाए रखते हैं और यही उन्हें शक्तिशाली बनाता है। जेम्स भी ये सुनकर संतुष्ट हुआ। अगले दिन उसे बाहर निकाला गया, क्योंकि आज उसका सामना जापान के सबसे खतरनाक मार्शल आर्ट योद्धा से होना था। लेकिन उससे पहले वो 3 कैदियों से लड़ता है, जिन्हें वो पलक झपकते ही मार देता है। वो जेम्स को हरा देता है, लेकिन जब जेम्स की बारी आती है, तो वो लड़ना शुरू करता है। यहाँ तक कि लीटो भी अपनी कुर्सी से उठ खड़ा होता है। उसकी तकनीक उसे हैरान कर देती है। अगले ही पल जेम्स एक विशेष घूंसा मारता है, जिसके बाद वो योद्धा फिर उठ नहीं पाता। उसकी क्षमता देखकर लीटो अपने विदेशी शिविर में जाता है और सोचता है कि वो उसे कैसे हरा सकता है। इस बीच जेम्स को वहां ले जाया जाता है। इसी दौरान हम डेनी को देखते हैं, जो एक नर्स है जिसे वहां काम करने के लिए मजबूर किया गया था। डेनी जेम्स से पूछती है कि क्या उसका मार्शल आर्ट बहुत अच्छा है, क्या उसने इसे जापान से सीखा है। वो उत्तर देता है कि उसने जापान सहित दुनिया के हर कोने से सीखा है। उसका उत्तर शिविर को सन्नाटे में डाल देता है, क्योंकि इससे पहले कभी किसी ने ऐसा उत्तर नहीं दिया था। दूसरे मौत से डरते थे, लेकिन ये आदमी निडर था। उसके जाने के बाद एक अधिकारी कमांडर से कहता है, तुम उसे इतने दिनों तक जीवित रखकर गलती कर रहे हो, हमें उसे खत्म कर देना चाहिए। कमांडर जोर देकर कहता है कि वो उसे इतनी जल्दी नहीं मारेगा, वो पहले खुद आनंद लेगा और फिर अंततः उसे मार देगा। कैंप में वापस आकर जेम्स अपने नए दोस्तों के साथ रहता है। वो बैठकर उनसे बात करने लगता है। वे सभी उसके प्रशंसक बन गए हैं, क्योंकि उसने सबके मन में आशा जगाई है, यहाँ तक कि वे उसे अपना नायक भी मानते हैं। सुबह एक और लड़ाई का आयोजन किया गया था, लेकिन इस बार एक नहीं बल्कि 3 योद्धा थे। इस लड़ाई में हार जीत जैसी कोई चीज नहीं थी, ये केवल जीवन और मृत्यु का मामला था। लेकिन जेम्स यहाँ भी सफल रहा। उसने उन तीनों को बुरी तरह हराया, लेकिन अंत में उन्हें जीवित छोड़ दिया। ये देखकर लीटो क्रोधित हो गया और उसने खुद उन्हें मार डाला। इस शिविर में जेम्स के 2 मुख्य दोस्त थे, रॉनी और हैरी। हैरी पूरी तरह से किसी भी तरह यहाँ से निकलने की योजना बनाने में लगा था। उसने कहा कि कुछ दिनों में ये लोग उन्हें दूसरे शिविर में ले जाएंगे, जो 3 मील दूर था। अगर हम रास्ते में कुछ कर सकें तो हमारा मिशन सफल हो सकता है। रॉनी जानता था कि ये जापानी बहुत क्रूर हैं और रास्ते में आधे से ज्यादा कैदियों को मार देंगे। इस बीच जेम्स ने कहा कि उसे एक रेडियो चाहिए ताकि वो बाहरी दुनिया से संपर्क कर सके।
हमारी सेना शायद तट पर होगी और हमारा काम पूरा हो जाएगा। लेकिन हमें यहाँ रेडियो कैसे मिलेगा? एक कैदी ने हमें बताया कि बाहर एक टावर पर तैनात एक सैनिक के पास रेडियो है। सुबह होते ही जेम्स के अलावा बाकी सभी कैदियों ने आपस में लड़ना शुरू कर दिया, जिससे ड्यूटी पर तैनात गार्डों को लगा कि वे सच में लड़ रहे हैं और वे उन्हें अलग करने के लिए नीचे आ गए। इसका फायदा उठाकर जेम्स ऊपर चढ़ गया और रेडियो चुरा लिया। जब वो इसे इस्तेमाल करने के लिए वापस जा रहा था, तब डैनी ने उसे देख लिया और वो डर गई। पास खड़ा एक जापानी सैनिक परेशान लग रहा था। जब उसने विरोध किया तो सैनिक ने उसे थप्पड़ मारा, लेकिन डैनी ने उसे जेम्स के बारे में नहीं बताया क्योंकि वो भी भागना चाहती थी। उसने छिपे हुए जेम्स से कहा कि वो इसे लिए बिना नहीं जाएगा। उसने रेडियो को वहां छिपा दिया और कहा कि इसे इस्तेमाल करने का ये सही समय नहीं है। अन्य कैदियों ने चतुराई से इसे अपने काम में शामिल कर लिया, इसलिए किसी को उस पर शक नहीं हुआ। अब उनके पास एक रेडियो था, जिसका अर्थ था कि वे आज़ादी की ओर एक कदम और बढ़ गए थे। लेकिन उन्हें सतर्क रहना था कि आगे बढ़ते समय लकड़ी की सीढ़ी टूट न जाए। ये एक जंगल है जहां मौसम हमेशा बदलता रहता है। उस रात एक कैदी ने जेम्स से कहा कि हम केवल रेडियो के माध्यम से सुन पा रहे हैं। अगर हम यहाँ से कुछ भेजने की कोशिश करेंगे तो वे हमें मार डालेंगे। अगर उन्हें पता चला कि रेडियो गायब है तो वे हमें तब तक प्रताड़ित करेंगे जब तक हमारी आत्मा शरीर न छोड़ दे। लेकिन जेम्स को पूरा भरोसा था कि ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन अगले दिन लीटो ने सबको बाहर खड़ा कर दिया, क्योंकि उसे पता चल गया था कि कैंप के उस हिस्से में कुछ कैदी देखे गए हैं जहाँ उनका जाना सख्त मना था। लेकिन वो नहीं जानता था कि वे कैदी कौन थे, इसलिए उसने शांति से उन्हें बाहर आने को कहा, वे जो कोई भी हों। उसने हैरी की ओर उंगली उठाकर कहा, आगे आओ, मुझे लगता है कि तुम ही हो। हैरी हंसते हुए बोला, तुम गलत आदमी की ओर इशारा कर रहे हो। ठीक तभी उसके पीछे खड़ा कैदी कांपने लगा। ये देखकर वो समझ गया कि ये वही है, इसलिए उसने उसे खींचकर बाहर निकाला और उसे अपने दूसरे साथी का नाम बताने को कहा। उसने कहा कि अगर वो ऐसा करता है तो वो उसकी जान बख्श देगा। वो लीटो के जाल में फंस गया और अपने दूसरे साथी का नाम बता दिया, जिसके कारण उन दोनों की मौत हो गई। इन घटनाओं को देखने के बाद जब वे कैंप में बैठे थे, तब उन दोनों के अलावा एक और कैदी जो बाहर निकलने का रास्ता जानता था, उसने किसी को कुछ नहीं बताया। दूसरों को पता चला तो उन्होंने उससे पूछा कि उसने क्यों नहीं बताया। उसने कहा कि उसे डर था कि वो उनके साथ विश्वासघात कर सकता है या उसे भी उनकी तरह मार दिया जाएगा। हालांकि सबके अनुरोध के बाद उसने जेम्स को उस छिपे हुए स्थान के बारे में बताया। जेम्स फिर रेडियो लेकर बाहर एक ऐसी जगह गया जहां जब उसने इसे चालू किया तो उसे कुछ अमेरिकी नाफाज कोड सुनाई दिए। मैं कह रहा हूं कि इस किले को मुक्त करना कितना आसान नहीं है। जब एक जापानी कैदी शिविर में पहुंचता है तो उसे जेम्स नहीं मिलता। वो समझ जाता है कि वो जरूर कुछ योजना बना रहा है, लेकिन वो किसी को कुछ नहीं बताता और चुपचाप चला जाता है। हम एक पल में पता लगा लेंगे कि उसने ऐसा क्यों किया। अगले दिन जब वे तीनों काम कर रहे होते हैं, जेम्स खुलासा करता है कि उसने कल उनकी बातें सुनी, लेकिन वे ऐसी कोडेड भाषा में बात कर रहे थे जिसे वो समझ नहीं पा रहा था। लेकिन हाँ, मैं समझ सकता हूँ कि वे यहीं हैं, हमारे पास। और यहीं मैंने उस दिन ग्लैडिएटर को देखा था। वो उसी विमान की बात कर रहा था जो उसने उस दिन भागते समय देखा था। लेकिन हैरी ने समझाया कि इसमें कोई इंजन नहीं है और ये उड़ नहीं सकता। जेम्स ने उसे बताया कि ये कोई साधारण ग्लैडिएटर नहीं है, इसमें एक मजबूत हुक है। अगर कोई दूसरा पायलट अपना विमान नीचे उतारने की हिम्मत करे तो वो इसे उठा सकता है। लेकिन उनमें से कोई भी सहमत नहीं था, क्योंकि सफलता की संभावना कम थी। हुक टूट सकता था और अगर विमान उतरा तो वो जरूर क्षतिग्रस्त हो जाता। अगले दृश्य में हम देखते हैं कि जेम्स को लीटो ने फिर से अपने शिविर में बुलाया और कोड भाषा के बारे में पूछा। जेम्स ने हंसकर उत्तर दिया कि वो इस बारे में कुछ नहीं जानता, और अगर वो जानता भी होता तो भी वो इसे कभी उजागर नहीं करता। ये कहकर वो चला गया। फिर अधिकारी ने कमांडर इन चीफ से पूछा, आप मुझे उसे मारने का आदेश क्यों नहीं दे रहे हैं? हमें अब उसे जीवित नहीं रखना चाहिए। पहली बार हम कमांडर की आंखों में मौत का डर देखते हैं। उसने कहा कि अमेरिकी और ब्रिटिश उनके चारों ओर हैं और वे किसी भी क्षण उन पर हमला कर सकते हैं। वे एक विशेष अदालत, स्पेशल कोर्ट के बारे में चर्चा कर रहे थे, और अगर वे इसे समझ पाए तो वे जीत सकते हैं। अगले दिन जेम्स को रस्सियों से बांधकर बुरी तरह पीटा गया, जिससे वो लहूलुहान हो गया। बाद में उसे लड़ने के लिए कहा गया, लेकिन जैसे ही उसके हाथ आज़ाद हुए, उसने एक घायल शेर की तरह सब पर हमला कर दिया और कोई दया नहीं दिखाई। अपनी आंखों के सामने अपनी बार बार हार देखकर लीटो ने गुस्से में आकर कुछ कैदियों को अपने हाथों से मार डाला। जेम्स दर्द से कराहते हुए गिर पड़ा। वो बेहोश हो गया, लेकिन जब उसकी आंख खुली तो वो जापानी मेडिकल कैंप में था। उन्होंने उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया। डैनी ये सब देख रही है। वो उसे बताती है कि कमांडर को पता चल गया है कि अब उन पर हमला होने वाला है, लेकिन अगर हमला सच में हुआ तो वे सबको मार डालेंगे। इसीलिए तुम्हें पहले कुछ करना होगा।
अब जब जेम्स कैंप में वापस आया तो उसके साथियों ने कहा कि जब वो यहाँ नहीं था तब अमेरिकी विमान उनके ऊपर से गुजरे थे, जो इस बात का सबूत है कि वे पास ही हैं और जल्द ही हमला करेंगे। इसीलिए हमें उन्हें जल्दी संकेत भेजना होगा। लेकिन कुछ कैदी इससे खुश नहीं थे, क्योंकि अगर जापानियों को जरा भी पता चला कि उन्होंने संकेत भेजा है तो वे ऐसा करने से पहले ही उन्हें मार देंगे। लेकिन अगर वे कुछ नहीं करते तब भी उन्हें मार दिया जाएगा, इसीलिए कुछ करना ही बेहतर था। एक रात वे तीनों चुपके से उस छिपी हुई जगह पर चले गए जहां कैदी ने उन्हें बताया था। वहां उनका कुछ गार्डों के साथ मुकाबला हुआ जिन्हें उन्होंने मार गिराया। लेकिन अब अगर वे भागते हैं तो उनके लिए ये मुश्किल हो सकता था, इसीलिए उन्होंने वापस जाने का फैसला किया। लेकिन अगले दिन लीटो को खबर मिली कि कुछ कैदी भागने की योजना बना रहे हैं। इस बार उसने हैरी को पकड़ लिया और उसे पीटा, क्योंकि वो जानता था कि वो अकेला ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन हैरी ने किसी का नाम नहीं लिया, इसीलिए उन्होंने उसे और प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। ये देखकर जेम्स आगे आया और उसने कहा कि ये सब उसने किया है। लेकिन लीटो इसे मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि अब उसे उसके साथियों की भी जरूरत थी। इसीलिए उसने कैदियों को उसके सामने लाया और कहा, अगर तुम इसे अपने हाथों से मार दो तो मैं तुम्हारे दोस्त की जान बख्श दूंगा, क्योंकि मैंने उसे पकड़ लिया है। लेकिन जेम्स कभी किसी निर्दोष निहत्थे व्यक्ति को नहीं मारता, इसीलिए उसने मना कर दिया। फिर लीटो ने खुद उसे मार डाला। वो हैरी के साथ भी ऐसा ही करने वाला था, लेकिन जैसे ही वो पास आया, हैरी एक शेर की तरह उस पर टूट पड़ा, उसके शरीर से मांस का टुकड़ा नोच लिया और उसके रास्ते में आने वाले सबको मार डाला। ये देखकर गार्डों ने उसे फिर से नियंत्रण में ले लिया। लेकिन अगले दिन जेम्स लीटो के पास गया और उससे अपने दोस्त को छोड़ने के लिए कहा, अगर तुम में हिम्मत है तो आओ और मुझसे लड़ो। लेकिन लीटो अच्छी तरह जानता था कि ये लड़ाई उसके स्तर की नहीं है, इसलिए वो हंसने लगा। ये देखकर जेम्स ने उसके मुंह पर कहा कि वो कायर है और मौत से डरता है। अगर तुम मर्द हो तो अपनी छाती तान कर बाहर आओ और मुझसे लड़ो। लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब जेम्स समझ गया था कि यही मौका है और उन्हें कुछ करना होगा। उसने रॉनी से कहा, आज रात हमें एक सिग्नल भेजना होगा, लेकिन हमें कुछ कोडेड शब्द लिखने होंगे जिन्हें जापानी समझ न सकें और वे इसी में उलझे रहें और हमारा काम हो जाए। रॉनी को लगा कि ये एक अच्छा विचार है, इसलिए रात होते ही वे दोनों कैंप से बाहर निकल गए। वे पहुंचे, रेडियो चालू किया और सिग्नल देना शुरू किया। जितना संभव हो सके कम शब्दों का इस्तेमाल करके उन्होंने अपना काम किया। रॉनी को चिंता थी कि उनकी जल्दबाजी में कहीं लोग ये न समझ पाएं कि वे क्या कहना चाहते हैं। जेम्स को भरोसा था कि वे आएंगे, लेकिन जब वे कैंप वापस लौटे तो सब कुछ बदल चुका था। लीटो को एहसास हो गया था कि वे कुछ करने वाले हैं। उन दोनों को बंदी बना लिया गया और बुरी तरह पीटा गया। जब सुबह हुई तो आसमान से सूरज की रोशनी नहीं बल्कि अमेरिकी बम गिर रहे थे, जिससे जापानियों को भारी नुकसान हुआ। जिन्होंने भागने की कोशिश की उन्हें वहीं मार गिराया गया और नष्ट कर दिया गया। बाकी अभी भी बंदी थे। डैनी ने आकर तुरंत जेम्स और रॉनी को आज़ाद कर दिया और उन्हें बताया कि उन पर हमला हो चुका है। अमेरिकी आ पहुंचे हैं। यही उनके लिए मौका था। रॉनी ये सुनकर खुश हुआ, क्योंकि उनकी कोशिशें सफल रही थीं। हालांकि ग्लैडिएटर तक पहुंचने से पहले उन्हें दूसरे रेडियो से और संकेत भेजने होंगे। इसके लिए उन्हें उसी टावर पर वापस जाना होगा। वहां पहले से ही गार्ड तैनात थे। उसके साथियों ने कहा, तुम जाओ और उन्हें भंडित करो। उन्होंने ठीक वैसा ही किया और वहां से दोनों आसानी से ऊपर चढ़ गए और संकेत दिया। जब जेम्स ने नीचे देखा, जापानी उसके साथियों और अन्य कैदियों को एक एक करके मार रहे थे। दोनों ने डट कर मुकाबला किया और ऐसा लग रहा था कि जेम्स जीत रहा है। लेकिन एक अहम मोड़ पर रॉनी ने आकर उसे रोक दिया और कहा कि उनके जाने का समय हो गया है, किसी भी क्षण विमान आ जाएगा। इसलिए उसे जीवित छोड़कर वे भागने लगे। चीफ, जो अभी भी जीवित था, उसने उन पर गोलियां चलाना शुरू कर दी, लेकिन तभी कमांडर लीटो ने आकर उसे रोक दिया। हालांकि उसने कुछ कहा नहीं, जेम्स ने लीटो की आंखों में हार की शर्म देखी, जिससे उसे समझ आ गया कि उसका देश अब हार चुका है। वे लोग तुरंत ग्लैडिएटर में जाकर बैठ गए, जिस पर रॉनी ने एक हुक लगाया था। अब जैसे ही अमेरिकी विमान उनके पास आया, उसने उनके विमान को भी अपने साथ उठा लिया। ये देखकर सब बहुत खुश थे कि वे बच गए। वे मौत के मुंह से बाहर आ गए थे। लेकिन केवल वे ही नहीं, नीचे बचे बाकी कैदी अभी भी प्रताड़ना झेल रहे थे। ये देखकर जेम्स ने वादा किया कि वो वापस आएगा और उन्हें बचाएगा,
क्योंकि उसके लिए मानवता सबसे महत्वपूर्ण है। दृश्य यहाँ से 15 साल आगे का है, जहाँ वो अपना पुराना कर्ज चुकाने लीटो के पास जाता है। लेकिन वहाँ उसकी मुलाकात उसके बेटे इयानो से होती है। इयानो कहता है कि उसके पिता की 1 साल पहले मृत्यु हो गई है, लेकिन उन्होंने अपने आखिरी पलों में मुझे तुम्हारे बारे में बताया था। उन्होंने अपना पूरा जीवन हार और कायरता की शर्म के बोझ तले बिताया, सिर्फ तुम्हारी वजह से, जिसके लिए मेरे शिष्य तुमसे बदला लेंगे, यही मेरी प्रार्थना है। जेम्स मान गया। इयानो ने अपने सबसे खास योद्धाओं से परिचय कराया, लेकिन जेम्स पहले से ही सब जानता था। अगर वो चाहता तो उसे मार सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। ये देखकर यानो का सिर सम्मान से झुक गया। अंत में उसने जेम्स से कहा कि मेरे पिता ने तुमसे कहा था कि तुम जरूर आओगे, क्योंकि उनके पास तुम्हारी एक कीमती चीज है। इयानो उसे वही बैज दिखाता है जो लीटो ने युद्ध के दौरान उससे छीना था, लेकिन आज उसका बेटा उसे वापस लौटा देता है। और यहीं पर फिल्म खत्म होती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए ख्याल रखना।